तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है इस जिंदगी की नाम नाक में दम कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मूड आपका अमित मूड मैथ में स्वागत करता हूं। और आपको थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा कि आज जो हमारी जो क्लास होने वाली है वो किस टाइप की क्लास होने वाली है, किस मैटर पर अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग इस थंबनेल को देख के ही आप लोगों को फटाक से समझ में आ गया होगा कि आज की जो क्लास है वो किस प्रकार की क्लास होगी। एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट, एसएससी जीडी की जो एग्जाम होने वाली है वो मैं बता देता हूँ 10 जनवरी से आपकी शुरू होगी और फरवरी के लास्ट या मिड तक आपकी एग्जाम चलेगी। मतलब अपन ये मान सकते हैं कि 1 से 1.5 महीना आपकी एग्जाम होने वाली है। तो इस टाइम में मतलब इस पीरियड में अपन 20, 25, 30 जितने भी संभव हो पाएंगे अपने से वो क्लास हम करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और जो बच्चा इस क्लास में नया है वो फटाक से इसको शेयर कर दे, ठीक है। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ फटाफट। आपको साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ आपको आपके कमेंट आने चाहिए तुरंत, ठीक है भाई। आपके कमेंट जब तक नहीं आएंगे तब तक ना तो पढ़ाने वाले को मजा आएगा ना पढ़ने वाले को मजा आएगा, ठीक है। तो फटाक से आप जो भी क्वेश्चन स्लाइड पे दिखे, स्क्रीन पे आपकी फोन की, लैपटॉप की, जिस पे भी आप देख रहे हैं उस पे आपको दिखे, दिखते ही तुरंत उसका सॉल्यूशन करके और कमेंट बॉक्स में चिपका दिया करो, ठीक है भाई। उसके बाद जिस बच्चे से नहीं होगा मैं उसको सॉल्यूशन करवाऊंगा। और अपन जितनी भी मतलब अपन कोशिश करेंगे 30-35 सेकंड में जो क्वेश्चंस होंगे अपने वो अपन कर पाए, ठीक है। और आपको बेस्ट अप्रोच लगानी है अपनी, ठीक है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई। इसको फटाक से कौन इसका आंसर देता है? जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको ये समझ लो 5 नौकरी पक्की है उसकी, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 208 तथा a माइनस बी बराबर आपको दिया हुआ 4, तो आपको वैल्यू निकालिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए आपको 100% मिलेंगे। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चंस हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वही क्वेश्चन आपकी जो प्रैक्टिस सेट है उसमें इंक्लूड किए गए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन फटाक से। देखो आपको क्या दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको दिख रहा है, देखो एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये होता है। अब मैंने इसको इसमें क्या, अब जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर ने क्या किया है? एग्जामिनर ने सिर्फ इतना सा किया है। एग्जामिनर ने क्या किया है? एग्जामिनर ने ये किया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। यहां a प्लस, देखो अगर मैं इसको खोलता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता, और 2ab आता तो 2ab प्लस का है और ab माइनस का है, तो वापिस आपका क्या बचेगा? ab बचेगा, ठीक है भाई। चलिए अब देखो, अब इसको अपन कैसे करेंगे? आपको किसकी वैल्यू दी है? इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू दी है। आपको किसकी निकालनी? इसकी निकालनी है, तो ये इसकी क्या आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 208, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? बट्टे 4। किसके बराबर दी हुई है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, इसके बराबर दी हुई है। इसको काट दो, कितनी बार चला जाएगा? 5 चौक 20 और 2 52। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस इसी अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है, ठीक है। जितनी फास्ट आप कैलकुलेशन करते हो, लिखना बिल्कुल भी नहीं है एग्जाम में। ये सब चीजें मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है किसी बच्चे को नहीं आती हो, इसलिए मैं चीजें लिख के बता रहा हूं, ठीक है। आपको वहां पे एग्जाम में लिखना नहीं है, सब माइंड में सोचना है, माइंड में इन चीजों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से आंसर आना चाहिए भाई सबका। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ, एक दुकानदार ने 9,471 रुपए में 2 वस्तुएं बेची।
पहली पर उसे 23% का लाभ हुआ तथा दूसरी पर उसे 23% की हानि हुई, कुल मिलाकर लाभ या हानि होनी चाहिए। तो इसका आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलते हैं, 10 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए, फटाक से हो जाना चाहिए भाई। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो इसको अपन 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, इसकी मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से अपन कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। अब इसका पूरा आप लंबा चौड़ा सॉल्यूशन निकालोगे ना तो आपको कम से कम 2 या 1.5 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको फास्ट से फास्ट कैसे कर सकते हो बताता हूं। देखो इसमें हमेशा क्या होगी, हानि होगी। और इसमें देखो कंडीशन क्या दी है, 23% ही तो हानि दे रखी है और 23% क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, इसका एक ट्रिक होती है, एक्स का होल स्क्वायर बट्टा 100। एक्स की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 23 दी है, यानी आप एक्स की वैल्यू मान सकते हो 23% दी है। तो 23 का होल स्क्वायर बट्टे 100, 23 का होल स्क्वायर क्या होता है, 529, कितना होता है, बट्टे 100। 2 जीरो हटाएंगे तो क्या जाएगा, 500, यानी 5.29%। इसमें क्या होगा, लॉस होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाक से आ जाओ। ये क्वेश्चन कौन करेगा भाई, बहुत ही आसान प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ आपकी सीपीओ एसआई में 2019। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो सीपीओ एसआई 2019 एसएससी में आया हुआ प्रश्न है और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सीपीओ एसआई 2019 ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर ट्रिपलेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ट्रिपलेट दिख रहा है ना, 10, 24, 26। देखो ट्रिपलेट बन रहा है, एक और त्रिभुज दिया हुआ है और उसकी ये जो भुजा है वो 24 है और ये 10 है और ये 26 है, ठीक है। आपको ट्रिपलेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ट्रिपलेट दिया हुआ है और ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आपको क्या दिया हुआ कि ये आपको भुजा दे दी और फिर बोल रहा है कि प्रत्येक शीर्ष पर, यानी तीनों शीर्ष पर आपको 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त खींचे जाते हैं। यानी यहां पर ये वर्त खींचे जाते हैं, ये वाले, ठीक है। इनकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 3.5 होगी, ठीक है। वर्त खींचे गए हैं तो वर्त खंड द्वारा घिरे गए भाग को छोड़कर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, इसको आपको छोड़ देना है और इसके अलावा जो बच जाए ना, ये वाला ये वाला, इसका आपको एरिया निकालना है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है 10 इंटू ऊंचाई 24 माइनस जो घिरा गया भाग है उसकी 180/360 इंटू 22 पाई स्क्वायर 22/7। डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई मैं, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। 3.5 इंटू 3.5 तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट दो, 18 दूनी 36, 2 कैंसिल, कितना बचेगा 11। और अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 को 10 से 240, 240/2 यानी 120 माइनस 11 को 35, इसका 0.5 बाकी कैलकुलेट करेंगे तो 19.25। आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 100.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए इसको करो भाई, फटाफट करो। 10 सेकंड का टाइम आपके पास, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10x बराबर कोट 45 प्लस 2x, तो x की वैल्यू आपको पूछी है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो ये इसको मैं क्या मान सकता हूं, इसको थीटा मान सकता हूं ना, तो ये क्या है, कोट थीटा है। क्या है ये, कोट थीटा है। तो कोट थीटा किसके बराबर होता है, 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। तो इसको मैंने थीटा मान लिया, तो यहां इसकी जगह मैं पूरी की जगह क्या लिख सकता हूं, पूरी की जगह 10x बराबर 10
90 माइनस इसको पूरे को थीटा माना है तो 45 प्लस 2x। ठीक, आगे बात सुनने। अब देखो, अब इसको मैं पूरा खोलता हूं, बराबर 10 90 माइनस 45, इस ब्रैकेट को अंदर वाले को खोल दूंगा तो 2x। ठीक, आगे बात सुन में। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर यहां पे क्या बचा है, यहां पे बचा x बराबर 90 में से 45 के 45 माइनस 2x, ये 2x आगे इस साइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 45। तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 15 3 45, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिग्री। क्या आ जाएगी 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आया बात समझ में। चलो नेक्स्ट करो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही दर्द भरा सवाल है भाई। एसएससी में आया हुआ है ये भी, CHSL 2020 मॉर्निंग के शिफ्ट में आया था भाई ये प्रश्न। ठीक है, कौन है महानुभाव जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है मात्र 2 सेकंड में। चलिए शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलिए देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, अब मैं इसको 675 इंटू 675 इंटू 675, देखो मैं इसको क्या मान सकता हूं, ये ए इंटू ए मान सकता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन क्या दिया हुआ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां क्या बन रहा है, देखो ऐसी एक फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसी एक ट्रिम बन रही है ना। देखो अब इसका क्या होता है, अब इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ऊपर जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला ए प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, अगर इसको मैं खोलूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ए बी। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। नीचे क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी। लेकिन आप क्या बोलोगे, सर यहां पे तो नीचे तो पॉइंट लगा हुआ है। अरे भाई पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट हटा के ऊपर गुणा कर, 100 से 10 से 20 से जो भी गुणा होता है वो कर दो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, आपकी जो कैलकुलेशन वो आसान हो जाएगी। अब देखो यहां पे क्या एक अंक पे लगा हुआ है और 2 के मल्टीपल में है तो क्या हो जाएगा, ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या है 675 प्लस बी की वैल्यू क्या है 325 और ऊपर किसका गुणा करना था 100 का, तो ये क्या हो जाएगा 675 और 325 1000, 2 जीरो ये हो गए, कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात समझे, ऐसे करना अपने को लिखना कम से कम है, बस क्वेश्चन को देखते ही ना आपको समझना है कि इसको कैसे इसको तोड़ा जाए, कैसे इसके साथ खेला जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो हाँ जी, देखो आपको दिया हुआ है कि पी तथा पीबी के अंदर ओ वाले वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु पी से निकली 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ए और बी वृत्त पर स्थित बिंदु है। यदि कोण ए पी बी बराबर कितना है 40 डिग्री है तो बी किसके बराबर होगा, ये बी नहीं है, ये ओ ए बी होगा। ठीक है ना, कोण ए ओ ए बी किसके बराबर होगा। ठीक है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है ना, इसको ठीक कर लेना भाई। ठीक है, देखो आपको एक वृत्त दिया हुआ है, मानो ये वृत्त दिया हुआ है। अब वृत्त से दूर स्थित मतलब कोई भी एक कोई बिंदु रखा हुआ है, ये बिंदु है, इसको मैंने नाम दे दिया पी, और यहां से इसकी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। क्या खींची गई, 2 स्पर्श रेखाएं जो बिंदु ए और बिंदु बी पर क्या है स्पर्श करती है। आगे बात सुन में, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है कि कोण
ए पी बी, यानी ये कोण आपको क्या दिया हुआ है, ये कोण 40 डिग्री दिया हुआ। अगर ये कोण 40 डिग्री दिया हुआ है तो मैंने यहां पे बना दिया, ये क्या है, ओ है, मतलब केंद्र है इसका वृत्त का, तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ये भी इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है, ओ ए बी, मतलब आपसे ये वाले पूछा है, ये वाला कोण, ठीक है। अब ये वाला कोण निकालने के लिए देखो आपको क्या करना है, अब आप एक बात तो, ये अगर 40 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, ये कोण 140, मतलब सामने आमने सामने का दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 140। अब देखो, अब ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। अब ये त्रिभुज बन गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, देखो कोण A प्लस कोण B प्लस, एक मिनट क्या हो जाए, इसको हटाता हूं मैं, एक मिनट, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O, इन तीनों का जो एडिशन होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 140 दी हुई है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब आप एक बात बताओ, आपने ज्योमेट्री में एक रूल पढ़ा होगा कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके जो बनने वाला जो कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। तो अगर मैं इनकी निकालूं तो इसको ये दो, यानी कोण A बराबर क्या होता है, कोण B होता है। तो मैं यहां 2A लिख सकता हूं, 2A बराबर, अभी इसकी वैल्यू कितनी है, 140, तो 180 माइनस 140, ठीक है। तो A बराबर क्या आ जाएगा, कितना बच जाएगा, 40/2, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आया समझ में। अरे बहुत आसान प्रश्न था भाई, ऐसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आते हैं, ऐसे आसान प्रश्न भी आते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, बस आपको क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज समझनी है। जिस दिन आप लैंग्वेज समझ गए तो आप ये समझ लो कि सिलेक्शन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन फटाक से। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न, और बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा इसको टिपिकल बनाया गया है एग्जामिनर के द्वारा। अगर आपको सारे क्वेश्चन आसान मिल जाएंगे तो फिर सभी बच्चे कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 मीटर ऊंची इमारत से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के तल का अवनमन कोण थीटा है। इस प्रकार है कि tan थीटा बराबर 2/3 है। निकटतम मीटर तक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो अब इस प्रश्न को कैसे करते, अब इसमें बोला क्या गया है, आपको बोला गया कि ये मान लो कोई 10 मीटर कोई मीनार है। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूं, आपके पास आपके डायग्राम बना देता हूं। ये कोई मीनार है, ठीक है। अब क्या बोला है कि 10 मीटर ऊंची इमारत, एक मिनट 10 मीटर ऊंची इमारत से किसी मीनार, ठीक है। देखो ये मान लो 10 मीटर कोई डायग्राम टेढ़ा बन गया क्या, ठीक है। ये मान लो कोई वो इमारत है। अब उस इमारत से, यानी उस इमारत से 60 डिग्री ऊपर उन्नयन कोण, मतलब ये मान लो ये मीनार है और ये इमारत है। अब यहां से इसका जो शीर्ष का जो कोण है ना वो कितना है, 60 डिग्री है। मतलब ये कोण क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, आगे बात समझ में। और आपको क्या बोला आगे कि मीनार के तल का कोण, यानी इसके तल का जो कोण है वो क्या है, थीटा है। मतलब ये कोण क्या है, ये थीटा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है, tan 2/3 दी हुई है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब 2/3। ठीक है, अब ये 2 है तो ये भी क्या होगी बराबर, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2। यानी यहां तक की ऊंचाई तो अपने को पता चल गई 2 है। अपने को तो पूरी इस मीनार की हाइट निकालनी है।
तो अपने को ये वाली भी निकालनी होगी। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या दिया, यानी ये इसकी वैल्यू भी क्या है 3 है। ठीक है, इस टेन थीटा की वैल्यू तो आपको 2/3 दे रखी है, लेकिन इस टेन 60 की वैल्यू क्या है, तो टेन 60 बराबर क्या होता है, टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है ना, तो क्या हो जाता है √3, √3/1 लिख सकता हूं मैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, यानी ये क्या है 3 यूनिट, ये भी क्या है यूनिट। अब देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक, यानी इस एक यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, एक यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है, एक यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 3 दी हुई है। तो बताओ √3 की वैल्यू क्या होगी, √3 की वैल्यू 3√3। आगे बात सुन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी इसमें तो ऑप्शन ही नहीं लिखा हुआ, गलत है ये सारे ऑप्शन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3√3। ठीक है, आगे बात सुनिए, सॉरी गलत तो नहीं है, एक मिनट क्या कर दिया भाई मैंने, देखिए तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3√3 और इस नीचे वाले की क्या आ जाएगी 2। तो कितना आ जाएगी टोटल जो मीनार की जो ऊंचाई हाइट है, यानी ये यहां से यहां तक की तो कितनी है 3√3 और नीचे वाली कितनी है 2, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2 + 3√3 कितनी हो जाएगी 3 दूनी 5, 3 और 2 5 और 5√3। ठीक है, या अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखो अब ये कितने आ गई 3, ये कितने आ गई 5 यूनिट आ गई। ठीक है, 5√3 यूनिट आ गई, और ये किसकी वैल्यू दी हुई है आपको पता है, सॉरी मैंने क्या बोल दिया यार, देखो दोबारा समझाता हूं आपको मैं थोड़ा सा, देखो एक बार ये टोटल कितनी हो गई, आप ये देखो ये और ये कितनी होगी टोटल 5√3 हो गई, क्यों नहीं होगी, होगी ना 5√3 मीटर होगी ना। अब आपको दिया हुआ इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, प्रश्न में देखो शुरू में दिया हुआ है कि 10 मीटर ऊंची इमारत, तो ये इमारत है कि नहीं है, ये इमारत के बराबर इतना हिस्सा तो आता है कि नहीं आता है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 दी हुई है ना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई 5 × 5 और √3 का अगर वो अपन रूट हटाते हैं तो √3 से अगर गुणा करते हैं तो 36 मीटर ऐसे कुछ आएगी, लगभग इसके बराबर आएगी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अरे भाई क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना, मैं इसको थोड़ा इजी वे में करवाने की कोशिश करें, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं, आपको इमारत की जो ऊंचाई दी गई है वो 10 मीटर दी गई है, आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो इमारत का जो थीटा कोण दिया गया है, जो थीटा कोण दिया गया है वो कितना दिया गया है 2/3 दिया गया है, तो 2/3 आ गया ये। ठीक है, इसकी 3 यूनिट है, इसकी 2 यूनिट है। अब इसकी 2 यूनिट किसके बराबर है 10 मीटर के बराबर है। टोटल अपनी इमारत की ऊंचाई कितनी है, ये 5√3 मीटर आई है। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू है वो 10 है, तो 1 यूनिट की 5 हो जाएगी, तो 5√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर आ जाएगी। बस ये मेरा कहने मतलब समझाने का मतलब था। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ कि ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात है 4:5:6 के अनुपात में, एक साथ कार्य करते हुए वह किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो इन तीनों की एफिशिएंसी दी हुई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इन तीनों की जो एफिशिएंसी दी हुई है वो क्या दी हुई है, ये इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6। यानी ए है वो एक दिन में 4 काम करता है, बी है वो 5 काम करता है और सी है वो 6 काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में, तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 6 × 4 = 10 और 5 = 15।
यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 15 काम करते हैं। तो बताओ 12 दिन में कितना काम करेंगे? 12 दिन का जो काम आएगा वो कितना आएगा? तो आप क्या करोगे? 15 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 10 150 और 30 180, 180 टोटल काम आ गया अपने पास। अब पूछा क्या है कि अकेले ए को अगर ये काम करना पड़े तो वो कितने दिन में कर पाएगा। अब आप एक बात बताओ, जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो 180 जो काम है वो कितने दिन में करेगा? तो एक दिन में 4 काम करता है तो भाग लगा दो इसका, कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 और फिर 4 पंजो 20, कितने दिन में आ जाएगा? 45 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, फटाक से आ जाओ। देखो ये ऐसे प्रश्न आते हैं भाई एग्जाम में, ऐसे ही हूबहू ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं बिल्कुल अभी जो एग्जाम में आ रहे हैं, जो अभी पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन मैंने उठा के आपके साथ जो प्रैक्टिस है वो कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखो अब आपको इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आंसर दो भाई फटाफट। 5 सेकंड और बचे आपके पास, टाइम स्टार्ट हो गया भाई आपका। आपको पावर 1 से पावर 3 में जाना है, यानी यहां पे पावर 1 है और यहां पे पावर कितनी है? 3 है, यानी आपको पावर 1 से 3 में जाना है। तो आप क्या करोगे, इसकी डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओ के क्यूब माइनस 3। तो के की वैल्यू क्या है? ये कितनी है? 5। तो 5 का क्यूब 125 माइनस 3 के 3 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा? 125 माइनस 15 110 हो गई 110। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। अरे भाई मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ओपन हो चुका है। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए से शुरुआत करते हुए उनमें से प्रत्येक को एक एक करके 1 घंटे के लिए खोला जाता है। टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? बहुत ही आसान प्रश्न है मेरे भाई। देखो अब ऐसे प्रश्न को अपन कैसे कर सकते हैं, फटाक से कर सकते हैं। देखो कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ब्लैक कर लेंगे भाई। ठीक है, देखो ए है वो किसी टंकी को है 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, साफ साफ दिया अगले ने। बी है वो 9 घंटे में भर सकता है। अगर मैं इनका एलसीएम लूं कितना जाएगा? 18। एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 2 आ जाएगी। ठीक है, अब जो ए है वो 1 घंटे में कितना काम करता है? 3 काम करता है। बी है वो 1 घंटे में 2 काम करता है। अब इनको बारी बारी, पहले ए को फिर बी को, पहले एक फिर ए को फिर बी को, फिर ए को फिर बी को, ऐसे करना है। तो मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि भाई पहले ए ने किया फिर बी ने किया, यानी 2 घंटे लग गए। तो 2 घंटे में टोटल काम कितना हुआ? 3 2 5, कितना काम हुआ? 5 काम हुआ। ठीक है, अब मैं कितने से गुणा करूं कि 18 के नजदीक पहुंच जाए? 18 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये इसकी ट्रिक है, टाइम बचाने की ट्रिक है। ठीक है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, कितना जाएगा? 5 3 15, इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, यानी 6 घंटे में आपका काम कितना हो जाएगा? 15 काम हो जाएगा। फिर बारी किसकी आएगी? वापस ए की बारी आएगी। ए की बारी आएगी तो ये कितना काम करेगा? 3 काम और करेगा, तो कितना हो जाएगा? 18। और कितने घंटे काम किया? 1 घंटे। कितना घंटे हो गए? 7, यानी 7 घंटे में दोनों मिलकर उस काम को क्या है वो पूरा कर देंगे, मतलब टंकी है वो भर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बहुत ही आसान प्रश्न है भाई ये भी। देखो आपको क्या दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। इसे कितने गोलों का निर्माण किया जा सकता है? देखो 6 सेंटीमीटर का एक कोई बड़ा गोला है
और उसके 2-2 सेंटीमीटर के छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो कितने, मतलब आपको नंबर ऑफ गोले, मतलब गोलों की संख्या आपको बतानी है। देखो इसको अपन फास्ट से फास्ट कैसे कर सकते हैं, अब डायरेक्ट कर दिया करो। कैसे करोगे भाई, गोला जो होता है वो एकदम से गोल होता है, ठीक है। तो 6 × 6 × 6 बट्टे 2 × 2 × 2 काट दो इसको 3, इसको भी काटोगे 3 और इसको भी काट दो आप 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 27। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 27 गोले बनेंगे 2-2 सेंटीमीटर वाले, ठीक है भाई। चलिए ऐसे तुच्छ सवाल तो आप छोड़ोगे नहीं, मुझे पता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके आपके पास, देखो क्वेश्चन बस ये है बहुत सिंपल, देखने में आपको इतना बड़ा लग रहा है, इतने सारे एक्स घुसे पड़े हैं इसके अंदर, बस ऐसा है नहीं। आपको मतलब आपका जो क्वेश्चन को देखने के आपकी नजर इतनी गंदी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को देखते नजर में मार डालो, बस होता है ना कभी कभी, आपकी नजर इतनी तेज होनी चाहिए। देखो आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है कि कुछ दिमाग में घंटी बज रही है क्या, देखो ये a³ b³ और ये c³ जैसा कुछ दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिख रहा नहीं रहा है क्या, देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा तो लिखा हुआ a³ + b³ + c³ बराबर आपको क्या दिया हुआ 3a b और c, यानी आपको क्या दिया हुआ 3abc दिया हुआ, ठीक है। अब इस 3abc को इस साइड लेके आऊंगा, आपको x की वैल्यू याद करनी है ना, देखिए तो a³ + b³ + c³ ये दिया हुआ आपको, इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो -3abc बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर 0 हो जाएगा। ये 0 तभी होगा जब आपका क्या दिया हो a + b + c की वैल्यू क्या दी हुई हो, आपकी इसकी वैल्यू क्या दी हो a + b + c की वैल्यू क्या हो 0, तब इनका इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी। आगे बात समझ में, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो आप डायरेक्ट कर सकते हो भाई, ये अगर 0 है तो ये भी मतलब क्या होगा 0 होगा। तो यहां पे आपको ए बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है x + 5 प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है, सॉरी x - 5 है, सॉरी हटा देता हूं मैं इसको, x - 5 प्लस x - 6 और प्लस x - 7, ठीक है। और ये किसके बराबर दिया हुआ आपको 0 के बराबर दिया हुआ है, किसके बराबर दिया हुआ है 0 के बराबर दिया हुआ। आगे बात सुन में देखिए, तो यहां ये कितने हो जाएंगे x और x यानी कितने हो जाएंगे 3x माइनस 5 6 11 11 और 7 18 बराबर 0। तो 3x बराबर 18 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी ये कट जाएगा, ठीक है 6 बार। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं था, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस बहुत सिंपल होते हैं, बस दिखने में आपको बड़े लगेंगे बट बहुत सिंपल होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर देगा उसकी 5 नौकरी पक्की लगेगी, 5 नौकरी पक्की, कोई रोकने वाला है ही नहीं, उसको नहीं है वो मेरे से लिखवा के ले जाना। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर दिया वो मेरे से लिखवा लेना, 5 नौकरी उसकी पक्की है, कह रहा भाई इसको सॉरी। देखो त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 50 डिग्री है और इसकी भुजाएं AB और AC को बिंदु D और E तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण CBD तथा कोण BCE के द्विभाजक O पर मिलते हैं तो कोण BOC का मान क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, आप इसका अगर डायग्राम बना दिए ना तो इसका आंसर आ गया, ऐसे समझ लो। देखो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं, इसका डायग्राम ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। अब आपको दिया हुआ कि AB को बिंदु D तक बढ़ाया जाता है, मतलब इसको मैं D तक बढ़ा देता हूं, और AC को बिंदु E तक बढ़ाया जाता है, बढ़ा दिया, बात खत्म। अब देखो
अब आगे कहते हैं CBD, यानी CBOD और BCE, इन दोनों का जो समद्विभाजक है, समद्विभाजक इनका दोनों का समद्विभाजक ये होगा, इन दोनों के कोणों का समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, अब इस कोण अब आपको दिया हुआ क्या है, अब कोण इस A की वैल्यू आपको दी हुई है 50 डिग्री दी हुई है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी, BOC, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप किसकी निकालनी, इसकी। अब देखो इसमें मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। अगर आपको ये नहीं पूछ के अगर आपको ये पूछे ABC और ACB की, इन दोनों का समद्विभाजक पूछे, यानी इनके समद्विभाजक का जो, यानी ये O डैश है, ये O है, अगर इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आप कैसे करोगे, और इसकी वैल्यू पूछे तो आप कैसे करोगे, दोनों चीजें बताऊंगा। अगर इसकी पूछे ना तो आप क्या करोगे, 90 प्लस A/2। अगर इसकी वैल्यू पूछे ना आपसे तो 90 माइनस A/2। ये दो चीज हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन है ना बार बार आते हैं। ये 90 प्लस A/2 होगा इसका मान, और इसका मान क्या होगा, 90 माइनस A/2 होगा। ठीक है, याद रहेगी ये चीजें। चलिए अब देखो इसका क्या आ जाएगा, 90 माइनस A की वैल्यू क्या है 50, 50/2 यानी 25, उत्तर क्या आ जाएगा 65 डिग्री आ गई। अगर ये सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट अगर ये आपको ध्यान में है तो आप बिना पेन टच किए, बिना पेन उठाए आप इसका आंसर सीधा 65 डिग्री रख दो। ठीक है, आगे बात सुनिए, ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 16 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, सिर्फ इसका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, अब आप इसको कैसे करोगे, ये आपको दो संख्याएं दी हुई है, क्या दी हुई है, एक तो 4 है, 4x मान लो, और एक 5 है। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF आप इनका दिया हुआ है। अब अगर इनका LCM दिया होता ना तो आप डायरेक्ट क्या कर देते, पहली संख्या का पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तब तो आप इनको मतलब कोई भी एक या तो HCF नहीं दिया होता है, या LCM नहीं दिया होता है, या पहली संख्या नहीं दी होती है, दूसरी संख्या नहीं दी। लेकिन आपको यहां पर उल्टा पूछा है, आपको क्या पूछा है, इन दोनों का योग पूछा है। तो योग पूछा है तो इन दोनों को जोड़ दो, HCF से गुणा कर दो। तो 16 इंटू 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा, 16 नंबर का 144। उत्तर आ गया। ठीक है, आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर 2 का इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात समझ में। अरे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कोई बहुत बड़े वो टॉप सिंह नहीं आते। आपको पता है यार, इतने पेपर सेट बनाता है। अब आपकी 1.5 महीने आपकी एग्जाम लगेगी, तो 1.5 महीने में ऐसा तो है नहीं कि वो पर्टिकुलर एक ही शिफ्ट का जो पेपर हो उसको बहुत हार्ड बना देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। और दूसरी बात, एक आप चीज याद रखना, एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस हो गए वो लगभग रिपीट होते हैं, क्योंकि इतने सारी एग्जाम लगती है, इतने दिन एग्जाम चलती है। अगर कोई एक पेपर बनाना होता तो हो सकता है एग्जामिनर उस पर पूरा माइंड लगाए, तब तो आपको बढ़िया तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं, पेपर सेट लगाते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के 95-98% चांसेस है। फिर भी आपको प्रैक्टिस है वो बार बार करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। आपको ये देखना पड़ेगा कि अपन कहां तक है, अपनी जो प्रैक्टिस है वो कहां तक पहुंची, अपन कितनी अप्रोच के साथ अपन क्वेश्चंस के साथ डील कर पाते हैं। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट छोटा सा आंसर आएगा। जितना देखो क्वेश्चन जितना बड़ा होगा, ऐसे समझ लो उसका आंसर बहुत छोटा आएगा, बहुत ही छोटा आंसर आएगा उसका। देखो अब देखो ये दिया हुआ क्या है, अब देखो ये क्या है, ये अब इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो ऊपर वाले में, है ना। अगर इसको चेंज करूंगा मैं तो साइन
साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहां मैं कोस थीटा की थीटा लेके आना चाहूंगा, तो साइन 90 माइनस 24 डिग्री, तो 24 डिग्री बराबर यानी क्या हो जाएगा, ये कोस 24 डिग्री। यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कोस स्क्वायर 24 डिग्री। तो यहां देख लो आप, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और यही सेम ऐसा का ऐसा यहीं पे होगा। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। अगर इसको चेंज करूंगा तो इसकी वैल्यू की क्या हो जाएगी, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर सॉरी कोस 90 माइनस थीटा किसके होता है, साइन थीटा की। तो यहां पर मैं क्या रखूंगा, कोस 90 माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन 24 डिग्री। तो साइन यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे भी आप क्या लगा दोगे, साइन स्क्वायर लगा दोगे। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 24 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो 1/1 प्लस 1, यानी यहां पे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात खत्म। इसके बाद क्या है, साइन स्क्वायर 61 डिग्री, और ये क्या दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ कोस 61 और साइन 29। अब इसको इनमें से किसी एक को चेंज कर लो। आप इसको चेंज कर लो। आप इसको चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कोस 61 डिग्री बन जाएगा। कैसे बनेगा, साइन 90 माइनस 61 बराबर क्या होता है, कोस 61, यानी कोस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। यहां क्या जाएगा, कोस 60 डिग्री, कोस 60 इंटू कोस 60 क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे सोचना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन फटाक से। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुका भाई। एक समचतुर्भुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकिरण है वो 8 सेंटीमीटर का है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। बहुत आसान प्रश्न है, कैसे करेंगे इसको, आंसर दीजिए भाई फटाक से, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। टाइम स्टार्ट हो गया भाई आपका, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट तक ये क्लास है वो फैला दो आप। जितने भी अपने बहन भाई जो भी है, ताऊ जी का, फूफो जी का, मौसी का, जो भी है आपका, सबको फैला दो आप फटाक से, ठीक है। सबका भला, सबका साथ, सबका विकास, समझ रहे हो। सभी को चाइना के बॉर्डर पे जाना है, ठीक है। चलिए, एक चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज को मैं वर्ग भी मान सकता हूं, और चतुर्भुज भी कौन सा, समचतुर्भुज है, ठीक है। यानी इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो वर्ग में भी क्या होती है, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो देखिए, ये मैं यहां पे समचतुर्भुज बना देता हूं, सॉरी ये नहीं बनेगा, इसकी 2 साइड बराबर हो गई, 2 साइड ठीक है। देखो दूसरा बनाता हूं, ये लगभग बराबर है, ऐसे समझ लो भाई, ठीक है। ये 5 है, इसकी ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है। अब इसमें इसने दे रखा है कि इसकी एक जो विकिरण होगी ना, इस एक विकिरण की लंबाई 8 है, ठीक है। तो दूसरे विकिरण की लंबाई आप ज्ञात कर लो, और आपको इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो, अब ये अगर 8 है तो ये 4 बच जाएगी, ये भी 4 बच जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया। या तो आप क्या करो, इस एक त्रिभुज का, देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको ना बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि आपको जो मतलब कम से कम समय लगे उस मेथड से आपको करना है, ठीक है ना। और वही चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको कम से कम समय लगे, आपका टाइम खराब नहीं हो, आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, और वो भी सही हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन को समझने की अप्रोच बताता हूं कि कैसे क्वेश्चंस के साथ डील किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस के साथ खेला जाता है। देखो ये लंब है, ये आधार है, और ये इसकी क्या है, हाइपोटेन्यूस भुजा है, मतलब कर्ण है। तो आपको एक ट्रिपलेट नहीं दिख रहा क्या, 3 4 5, ये ट्रिपलेट दिया हो।
यानी ये कर्ण है, ये वाली भुजा, ये वाली कर्ण है, ये वाली क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो ये आपको दिए हुए, ये दिए हुए, तो ये आप निकाल सकते हो, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, ये आपका हाइपोटेनिस है, ये आपका लंब मान लो, कर्ण मान लो, जो भी मान लो, लेकिन अब इसकी जो लंब आएगी वो क्या आ जाएगी, इसकी भी 3 आ जाएगी, 3 4 5। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि इसकी जो लंबाई है ना वो कितनी आ जाएगी भाई, एक विकिरण है उसकी लंबाई तो 8 आ गई, दूसरे की कितनी आ जाएगी, सॉरी दूसरे जो विकिरण है उसकी लंबाई क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अब इसको अपन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ आप मेरे को। देखो 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल, तो 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल 6 गुणा 8, काट दो इसको, 4 6 चौक 24, कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए यहां तक का अपना सफर पूरा किया और इसके आगे भी बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई, जल्दी से कीजिए भाई, बहुत आसान प्रश्न है। अगर ऐसे क्वेश्चंस में अगर टाइम लगे और किसी को नहीं आता है, उसको बिना पानी के डूब के मर जाना चाहिए, बिना पानी के। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है उसको, क्या करेगा जी के। अगर ऐसे प्रश्न आप छोड़ के आओगे एग्जाम में, अगर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाओगे तो अधिकार है, जीना चाहिए नहीं, छोड़ दो। फिर एसएससी की तैयारी छोड़ दे, अगर जो बंदा इस ऐसे प्रश्न को नहीं कर पा रहा है वो तैयारी छोड़ दे और किसी काम धंधे में लग जाए, सीधी बात। देखो ए और बी की, सॉरी ए की आय बी की आय से कितने है, 40% अधिक है। देखो इसको दो तरीके होते हैं करने के, मैं आपको पहला तरीका बताता हूं। ये ए है और ये क्या है, बी है। अब ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है, मतलब बी की कितनी है, 100 है, और ए की कितनी है, 140। भाई इससे ही इसकी 40% ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा है। अब आप ऐसे नहीं करना चाहो तो आप क्या करो, इसको परसेंटेज को किस में तोड़ लो, फ्रैक्शन में तोड़ लो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5 आएगी कि नहीं आएगी। मतलब बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, और जो ए है, ए की 2 अधिक है, मतलब इसकी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चंस को करो। फ्रैक्शन वैल्यू में करोगे तो आपकी जो डाटा है वो छोटे हो जाएंगे और आपको मतलब आपका जो मनोबल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात ये है। अब आपसे पूछा कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। भाई बी की जो आय है वो कितनी कम है, ए से कितनी कम है, 2 कम है। किससे कम है, जिससे कम है वो नीचे आएगा। किससे कम है, ए से, ए की वैल्यू 7 इंटू 100, कितने प्रतिशत कम है, ये तो पूछा ना। तो एक चीज, हाँ अब इसको सोल्व करने की मैं आपको, हालांकि मैंने ये चीजें पढ़ाई है पूरी डिटेल के साथ, आप चाहो तो आप जो मेरे पिछले जो मैंने वीडियो पढ़ाए हैं, जो क्लासें मैंने ली हैं, प्रतिशत की जो फर्स्ट जो क्लास है उसमें मैंने ये चीजें बिल्कुल बहुत ही मतलब एक एक चीजों को तोड़ के समझाया है। ठीक है, तो देखो आप एक चीज बताओ, 1/7 इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7 होती है कि नहीं होती है, 2/7 होती है। अब ये इसका क्या है, दुगुना ही तो 200/7 है, मतलब ये यहाँ क्या है, 2/7 ही तो है भाई, ये 2/7 ही तो है ना। ठीक है, अब इसकी ये जो 100 लगा हुआ है तो ये तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए लगाया है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये इसका दुगुना है। मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, एक बार आप वो क्लास जरूर जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने चीजें की है वो आपको वहां पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करके आपको डिटेल से समझा रहा हूं। तो भाई ये इसका 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर दो, 14 दूनी 28, और इसका 2 गुना करोगे तो 2 दूनी 4, 28/7%। आगे बात सुन में, या इसको डायरेक्ट सोल्व करोगे तो 200/7 तो कितना आ जाएगा, 28 सही 4/7%। ठीक है, कैसे भी करो, लेकिन आप अगर आपको कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप फटाक से आंसर निकाल पाओगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करो भाई, फटाफट करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करो, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, करो भाई। आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि ए बी सी एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि ए बी इसे घेरने वाले वृत्त का व्यास है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि ए बी है वो इस वृत्त का व्यास है, जो चतुर्भुज की कोई ना कोई एक भुजा है और वो वृत्त का व्यास है, ठीक है। कोण एडीसी बराबर 140 डिग्री है, तो कोण बीएसी किसके बराबर होगा? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं और ये आपका आया हुआ है सीपीओ एसआई 2021, ठीक। देखो ये मैं यहां पे कोई वर्त बना देता हूं, डायग्राम को आपने अगर बना लिया ना तो आप ये समझ लो कि आपने आधा प्रश्न तो वहीं पे सोल्व आउट कर दिया। अब मैंने क्या लिखा था कि ए बी ये क्या है, इस वृत्त का व्यास है और इसका चक्रीय चतुर्भुज बनाने के लिए चक्रीय चतुर्भुज हमेशा क्या बनेगा? वृत्त के अंदर बनेगा। ए बी सी और ये क्या हो जाएगा? डी, ठीक। अब आपको दिया हुआ कि ए डी सी यानी इसका कोण, इस कोण की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 140 दी हुई है। इस कोण की वैल्यू आपको 40 दी हुई है। आपको पूछा क्या है? बी ए सी यानी इसकी वैल्यू पूछी है। आप बताओ कौन नहीं निकाल सकता इसकी? भाई इस कोण की वैल्यू आपसे पूछी है। आप एक बात हो, इसकी ये और ये, भाई ये 140 है तो ये कितना बच जाएगा? 40 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब ये 40 बचा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी उस पे वर्त पे, अगर वर्त की परिधि पर और उसके व्यास से अगर कोई दो भुजाएं आपस में कोण बना रही तो वो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपको पता है कि ये एक त्रिभुज बन गया है, ये वाला क्या बन गया? त्रिभुज बन गया है ये। अब ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से ये 90 और 40 यानी 130, अगर ये मैं घटा दूंगा तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी? 130 घटा दिए तो इसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी? 50 डिग्री। अब बताओ इसमें पैर उठाने की कहां जरूरत पड़ी? कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी, बस आपके कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और जो बच्चा, जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो अपनी सोमवार से जो अपनी क्लास से होंगी वो रेगुलर होने की संभावना है, ठीक है। मैं कोशिश करके आपकी रेगुलर शुरू करवाऊंगा, ठीक है। फिर भी अगर रेगुलर नहीं आती है तो आपकी सप्ताह में 3 दिन क्लास 100% होगी, ठीक है। तो कोशिश करके मैं रेगुलर की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा टाइम है वो कम है अपने पास, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी ज्यादा से ज्यादा करवाने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा। एक हाइट एंड डिस्टेंस की इसमें 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक थोड़ी देर पहले आया था, एक अब भी आया। हालांकि क्वेश्चन वो भी बहुत इजी था, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी दीवार पर झुकी हुई एक सीढ़ी क्षैतिज भूमि के साथ अल्फा कोण बनाती है और tan अल्फा बराबर आपका क्या दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। यदि सीढ़ी का तल दीवार से 5 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न। देखो अब इसको भी मैं डायग्राम से ही बना के दूंगा आपको, इसी प्रश्न को। देखिए ये मान लो कोई दीवार है, ये वाली, ये, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देता हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये जो ए बी है वो क्या है? दीवार है, और ये ए सी है वो क्या है? सीडी है। और ये जो बी सी है ना, बी सी, वो दीवार और सीडी से बीच की जो दूरी है वो बता रही है, ठीक है। यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 मीटर है। कितनी है भाई? 5 मीटर है, ये बता दिया इसने। अब इसने बोला कि tan अल्फा, यानी ये जो इसका जो उन्नयन कोण है ना, ये क्षैतिज के साथ, मतलब क्षैतिज क्या होता है? धरती के साथ, मतलब जो इसकी दीवार और जो सीढ़ी की जो नीचे का जो हिस्सा है जहां पे ये जमीन पे टिकी हुई है,
यानी वहां इस जो लंबाई को क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। ये होते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर तो खड़ी जो ऊंचाई होती है ना उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो इस कोण की जो वैल्यू है वो क्या है, अल्फा दिया हुआ है। और ये क्या है, ये दिया हुआ कि tan अल्फा बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। अब आप एक बात तो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, होता है कि नहीं होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 यूनिट, और आधार की वैल्यू कितनी दी हुई है, सॉरी 4 यूनिट। अब आप एक चीज बताओ, इसको एक बार भूल जाओ। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिपलेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 3 4 5 ट्रिपलेट बन रहा है ना। तो 3 4 5 यानी इसकी 3 यूनिट है लंबाई, इसकी 4 है, इसकी 5 है। अब एक बात तो, ये जो 4 यूनिट है वो किसके बराबर है, 5 मीटर के बराबर है कि नहीं है। यानी 4 यूनिट, ये 4 यूनिट किसके बराबर है, 5 मीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 5/4। अब आपको पूछा क्या है, सीटी की लंबाई कितनी है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट की निकालूंगा तो 5 की हो जाएगी, 5/4 इंटू 5, 25 25/4 कितनी हो जाएगी, 6.25 मीटर। कितनी हो जाएगी, 6.25 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात समझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। एक परीक्षा में बहुत आसान प्रश्न है भाई, ये भी थोड़ा सा घुमाया हुआ है, और इस क्वेश्चन को लास्ट, आज की जो क्लास है अपनी उसका लास्ट प्रश्न है ये, ठीक है। उसके बाद अपन मिलेंगे कल और इसी टाइम पे, ठीक है भाई। आपको दिया कि 54% छात्र हैं वो विज्ञान में, साइंस में उत्तीर्ण हुए, 42% छात्र हैं वो गणित में अनुत्तीर्ण रह गए। लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना, साइंस में आपको उत्तीर्ण हो रहे हैं 54% और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। देखो ये साइंस है, साइंस में ये पास होने वाले और ये फेल होने वाले, यही तो है ना। तो पास होने वाले कितने हैं, 54% है कि नहीं है। तो फेल होने वाले कितने बच गए, 46% बचे कि नहीं बचे, 6 4 10 और ये, ठीक है। अब आपको दिया हुआ मैथ में आपके जो पास होने वाले और फेल होने वाले दोनों का रेशियो दिया हुआ, दोनों का परसेंट दिया हुआ। तो मैथ में जो फेल होने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 42%, और पास होने वाले कितने हैं, 58%। है कि नहीं है भाई, यही है ना। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है क्या। अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ कि 32% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो दोनों विषयों में कितने छात्र हैं वो पास हुए, कितने प्रतिशत छात्र हैं वो पास हुए। भाई दोनों विषयों में 32% छात्र हैं वो टोटल मिला के अनुत्तीर्ण हो गए। अब मैं इसको कैसे करूंगा, यहां पे एक 2 गोले बना लो, ये बना लिया। अब यहां पे ये साइंस का है और ये मैथ का है। अब ये अनुत्तीर्ण का है, किसका है, मतलब फेल होने वाले, फेलियर स्टूडेंट का है, ठीक है। ये 32% वो स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में ही फेल हो गए, ठीक है। अब बताओ टोटल साइंस में कितने फेल हुए थे, टोटल साइंस में कितने फेल हुए थे भाई, 46 हुए थे ना, 32 आ गए इसमें, तो कितने बच गए, 14%, ठीक है। अब मैथ में टोटल फेल कितने हुए थे, 42% फेल हुए थे और 32% है वो आ चुके हैं, तो बच गए कितने, ओनली मैथ में फेल होने वाले 10%। भाई जुड़ेगा तो सही ना, चाहे दोनों में फेल हो चाहे एक में फेल हो, फेल तो फेल होता है, ठीक है। अब ये 32% तो वो है जो दोनों में, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या उत्तीर्ण होने वाले, तो ये इन टोटल, ये टोटल क्या हो गए, ये टोटल मान लो, अब देखो टोटल स्टूडेंट मान लो टोटल है 100 है, तो 100 में से अगर मैं फेलियर स्टूडेंट निकाल दूंगा तो जो पास होने वाले स्टूडेंट है उनकी संख्या आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 14 और ये 32 और 10 42 और 14 56, तो कितना हो जाएगा, 56% जो छात्र हैं वो फेलियर थे, तो बच गए कितने, 44, यानी 44% जो स्टूडेंट है वो क्या हुए, पास हुए। आगे बात सुनिए,
आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।